गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सीबीएसई ने जो पिछले दिनों में सैंपल पेपर जारी किया है मैथ स्टैंडर्ड का, उसके बारे में आज हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या हमारे सीबीएसई ने क्राइटेरिया रखा है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने सेक्शन आएंगे, ये सब देख अगर आपको जानना है पूरे सीबीएसई के बोर्ड के पेपर के बारे में तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इतना सिंपल पेपर बोर्ड ने जो बनाया है, लेकिन हाँ आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के पीछे की ट्रिक को आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके जो सिंपल पेपर है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि बोर्ड ने एग्जाम पेपर तो बहुत सिंपल बनाया है, लेकिन हर क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी डाला है उसके अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर चैप्टर की जो बेसिक डीप नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपको पता है कि इस बार जो है वो अभी नवंबर के अंदर एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप सोचें कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को एक एक मार्क्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको पेपर के अंदर आपको फॉलो करनी है वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस है। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है कि इस बार बोर्ड में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। जैसे कि आपको पता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, लेकिन क्योंकि पैटर्न नया है, एमसीक्यू बेस्ड था, तो बच्चों के मन में क्वेश्चंस थे कि क्या नेगेटिव मार्किंग भी आएगी क्या। तो नेगेटिव मार्किंग को यहां पर बोर्ड में नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो आपको पेपर के अंदर 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। एक होगा सेक्शन ए, बी और सी, ये तीनों सेक्शन आपको बोर्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए के अंदर 20 जो क्वेश्चंस हैं उन्हें रखा गया है। 20 क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है, वहां पर आपको ओनली 16 क्वेश्चंस ही करने होंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन बी के अंदर की बात करें तो सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें भी आपको 16 क्वेश्चंस को ही करना है। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 10 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 8 जो है वो अटेंड करने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन हमें सैंपल पेपर में देखने को मिले हैं। ध्यान से सुनना सभी बात, सैंपल पेपर के बेसिस पर ही हमने यहाँ पर चैप्टर्स का वेटेज लिखा है। आपको क्या करना है, आपको इन वेटेज को देखना है और उसी अकॉर्डिंग उस चैप्टर को तैयार करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, यहां पर मैं बात करूं सबसे पहले तो रियल नंबर चैप्टर जो है वो हमें यहां पर 7 मार्क्स का देखने को मिला, तीनों सेक्शंस मिलाकर, ठीक है, रियल नंबर्स। उसके बाद पॉलिनोमियल्स यहां पर 6 मार्क्स का था, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स में से आए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का वेटेज था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि एक सिंपल सा चैप्टर माना जाता है, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का वेटेज था और 11 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें वहां पर देखने को मिले। ट्राइंगल्स चैप्टर्स में से 6 मार्क्स का पेपर है और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से 7 मार्क्स का वेटेज रखा गया है बोर्ड के पेपर के अंदर। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से 4 मार्क्स का वेटेज है। और लास्ट में मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, तो इसमें से भी हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सभी क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर के होंगे, आपको पता ही है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर यहां पर होगा। पहली बार बच्चे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनको अटेंड करेंगे बोर्ड के अंदर। अभी तक सब्जेक्टिव पेपर ही आया करता था, तो अब क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं। ये जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन के पीछे की डीप नॉलेज के बारे में जानकारी होगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड पेपर का जो हमारा स्टैंडर्ड वर्जन है मैथमेटिक्स का, उसका हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सेक्शन ए आज सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। आपसे पूछा गया है कि लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, लीस्ट प्राइम नंबर, इनके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो लीस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों, तो कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके क्या होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है बच्चों, 4 है, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, 2 हो गया,
4 हो गया और 1 हो गया। कितने फैक्टर हो गए यहाँ पर? 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो 2 से ज्यादा फैक्टर जिन नंबर्स के होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अगर मैं बात करूं HCF की, तो HCF किसका निकालने के लिए बोल रहा है? ये लीस्ट प्राइम नंबर का निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं? जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक नंबर 1 और एक वो नंबर खुद इटसेल्फ, दोनों नंबर उसके फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है 2 और 4 की। तो आपको क्या करना है? LCM और HCF फाइंड करना है 2 और 4 का। ठीक है, तो इनका LCM आप फाइंड करेंगे, सभी बच्चे जानते हैं LCM और HCF फाइंड करना। तो HCF आपका हो जाएगा 2 और LCM आपका हो जाएगा 4। इनका रेशो आप देखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 2:1। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आपसे क्या नॉलेज इन्होंने देखा कि आपकी किस नॉलेज के बारे में बात की इन्होंने, कि आपको पता है कि नहीं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 से आया है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइंस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है 15x प्लस 21y इज इक्वल टू k। यहां पर बोला गया है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये क्या है? कोइंसाइड हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन जो ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो कोइंसाइड होगी। अब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा तो चैप्टर 3 के अंदर आपने पढ़ा होगा फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होता है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये आपने वहां पे पढ़ा होगा। और इसका ग्राफ कैसा बनता है? तो ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बनता है कोइंसाइड, और या फिर इसको बोल दिया जाता है ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पे बात हो रही है। अब मैं इनकी क्या करता हूं? वैल्यूज निकाल लेता हूं। A1 का मतलब होता है यहां पर जो पहला नंबर लिखा हुआ है ये A1 होता है। A2 क्या होता है? यहां पर जो दूसरी इक्वेशन में पहला नंबर लिखा हुआ है वो A2 होता है। ठीक है, इसी तरीके से B1 ये होगा, B2 ये होगा, C1 और C2 ये होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे 5/15, 7/21 इज इक्वल टू 3/k। हमें क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि चाहे तो फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर लें, चाहे तो सेकंड और लास्ट को कंपेयर कर लें। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कोई से भी दोनों में से एक को क्या कर सकते हैं, यहां पर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया? सेकंड और लास्ट को कंपेयर कर लिया। ध्यान से देखें यहां पर 3/k इज इक्वल टू 7/21। यहां से आप सॉल्व करोगे तो 7 3 21 होता है। 3 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू 3 3 यहां पर 9 आपके सामने आ जाएगी। 9 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, चैप्टर 3 में आपको तीनों तरीके की जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, नो पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन होता है। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूशन होने के बाद आपको A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 वाली कंडीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखें, अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसको क्या करेंगे, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी उसको गलत कर देंगे। कैसे गलत करेंगे? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अंदर एक वर्ड है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब वो कैसे फोकस होगा तो ध्यान से पढ़ो। यहाँ लिखा हुआ है अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शंस के बारे में बताता हूं, ठीक है, क्योंकि जब तक डायरेक्शंस आपको पता नहीं होगी तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से देखेंगे, सभी को मैं बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखेंगे हमारे राइट हैंड साइड पर आप क्या करेंगे, ईस्ट को हमेशा डिनोट करेंगे यहां पर, ठीक है। और ईस्ट के सामने क्या आ जाता है, वेस्ट आ जाता है। हमेशा ऊपर जो है वो आप नॉर्थ लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, साउथ लिखेंगे। तो ये आपको डायरेक्शन जो है वो मेंशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले जो है वो एक लड़की ईस्ट की तरफ 200 मीटर चली है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, ये 200 मीटर यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, ईस्ट की तरफ। अब उसने क्या किया, टर्न किया और नॉर्थ की तरफ चलने लगी, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ चल रही है। तो नॉर्थ की तरफ चलकर उसने क्या लिखा है यहाँ पर,
150 मीटर वो मूव करती है। अब आपको क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से आपको क्या करना है, इस स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब आप ध्यान रखना, यहां पर कहीं भी टोटल डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है। टोटल डिस्टेंस लिखा हुआ होता तो हम क्या करते, 200 प्लस 150, इसको प्लस कर देते, आंसर 350 आ जाता। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब यहां पर आपकी क्या चेक हो रहा है, ध्यान से देखो, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस जब भी आपको फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर लिख देंगे। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, ध्यान से देखें, मैंने यहां लिखा h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 प्लस 150, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। आप जानते हो कि 2 का स्क्वायर यहां पर 4 लिख दिया मैंने, और यहां पर 2 जीरो है तो इन दोनों का स्क्वायर लिखोगे तो 4 बार 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर कर देंगे। 15 का स्क्वायर किया तो 15 का स्क्वायर आपका 225 आ गया। एक जीरो था, कितनी बार आ जाएंगे, 2 बार आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा, और 2 जीरो आ जाएंगे जब आप प्लस करोगे इनको, है ना। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, आपको सब पता है। यहाँ पर देखो आप, 25 आपको नजर आ रहा होगा, 25 का स्क्वायर आ गया होगा, तो ये आंसर क्या आ गया आपका, 250 मीटर आपका आंसर आ गया, जो कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा लिखा हुआ है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जब तक टोटल आपसे डिस्टेंस नहीं पूछी गई है तो प्लस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है पहले, आप उसके बाद फिगर के बाद उसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है उस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो ध्यान से, यहां क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 एंड 32। यहां पर आपको जो है डायगोनल्स दी हुई है, एक डायगोनल आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर और दूसरी डायगोनल आपको दी हुई है यहां पर 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर दो आपको डायगोनल्स दी हुई हैं और आपसे क्या पूछा हुआ है, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस, आपको एल्टीट्यूड की लेंथ आपको यहां पे फाइंड करनी है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, एक फॉर्मूला जो होता है वो एरिया ऑफ रोम्बस का ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ना तो मेरे पास यहां पर एरिया ऑफ रोम्बस है और ना ही मेरे पास यहां पर बेस भी नहीं है। ठीक है, तो मैं कैसे यहां पर एल्टीट्यूड फाइंड कर पाऊंगा, तो मैं दूसरा फॉर्मूला देखता हूं। ध्यान से देखो, यहां पर दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय d1 मल्टीप्लाई बाय d2 होता है। ठीक है, d1 और d2 को आप मल्टीप्लाई करो और उन दोनों का हाफ कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहां पर एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। चलो एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय d1 का मतलब है पहली डायगोनल आपको क्या दी हुई है, 24 दी हुई है। ठीक है, और दूसरी डायगोनल आपको क्या दी हुई है, 32 दी हुई है, आपने 32 लिख दी यहां पर। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दोगे, 12 आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 384, और यहां पर यूनिट क्या दी हुई है, सेंटीमीटर, तो यहां पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर ये वैल्यू तो आ गई, ये वैल्यू आ गई, लेकिन इन दोनों में से भी तो एक वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तभी जाके तो मैं एल्टीट्यूड फाइंड कर पाऊंगा। अच्छा, बेस कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, पहले यहां पर मैं एक फिगर बना के बताता हूं आपको रोम्बस का। ठीक है, ये रोम्बस हो गया। आपको पता है कि जो रोम्बस होता है उसमें रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स क्या करते हैं, वो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बेस की बात करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, बेस इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखना क्योंकि यहां पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा, और यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने से जैसे ही मैं हाइपोटेनियस की वैल्यू यहां पे फाइंड करूंगा तो मेरे पास बेस आ जाएगा। अब बेस के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, हाफ d1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ध्यान से देखो, हाफ d1 का होल स्क्वायर और हाफ d2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो हमने देखा यहां पर ये h हो गया, ठीक है,
ये B हो गया और ये P हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, चाहो तो यहां भी स्क्वायर लगा दो, नहीं तो अंडर रूट भी लगा सकते थे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ध्यान से देखना, बेस का स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं अभी, इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ आधी आधी ही इसके अंदर आ रही है, तो हमने क्या कर दिया, D1 का आधा। अब D1 कितनी है, 24 है, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। D2 की बात करूं तो 32 है, आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर आधा हो जाएगा, 16 स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर। और बेस का स्क्वायर ये दे रखा है और आपसे बेस निकालने के लिए कहा, तो आपको पता लग गया होगा कि बेस क्या आ जाएगा, यहां पर 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ गया। अब मैं क्या करूं, यहां पर बेस की जगह पर 20 पुट कर देता हूं, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड है, यहां से आपको एल्टीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी। एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, 384 को 20 से डिवाइड करना है। अब आप जानते ही हो 20 से डिवाइड करोगे तो आपको सामने आंसर नजर आने लग गया होगा, अब 19.2 आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमने क्या किया, एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले रोम्बस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। रोम्बस क्या करता है, रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होती हैं, वो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करती हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। अब ध्यान से आगे देखो, हमने क्या किया, पहले एरिया का रोम्बस का फॉर्मूला देखा, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला मुझे पता था, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, लेकिन ना तो मेरे पास बेस था, ना एरिया था, ना एल्टीट्यूड था। पहले मैंने क्या किया, एरिया ऑफ रोम्बस निकाला, फॉर्मूला क्या लगाया, हाफ इंटू D1 इंटू D2 लगाया, ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। यहां से मेरे पास एरिया आ गया 384। फिर मैंने क्या किया, फिर पाइथागोरस थ्योरम से मैंने बेस निकाल ली, बेस कितना आ गया मेरे पास, 20 आ गया। दोनों को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, 19.2 आ गई। चलो ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से आया है। क्या क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है 2 कॉइन्स हैं, दोनों को टॉस किया। आपने वीडियो हमारी देखी होगी, अगर प्रोबेबिलिटी की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देखो हमारे चैनल पर, बहुत अच्छे से प्रोबेबिलिटी बताई है हमने। ये क्वेश्चन वहीं से आया है, क्वेश्चन हमने वहां करवाया था और उसी में से सैंपल पेपर के अंदर आया है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया। जब भी 2 कॉइन टॉस करते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 2 की पावर 2 फॉर्मूला होता है, या फिर मैं बात करूं तो 2 की पावर n फॉर्मूला होता है। कितने कॉइन्स को टॉस किया है, तो 2 कॉइन को किया है। यहां से क्या निकल जाता है, यहां से निकल जाते हैं हमारे टोटल आउटकम, ठीक है। ये टोटल आउटकम आ गए। कितने आउटकम आ रहे हैं, टोटल 4। कौन कौन से होंगे, मान लो पहले कॉइन पर हेड आया, दूसरे पर भी हेड आ गया। मान लो पहले कॉइन पर टेल आया, दूसरे पर भी टेल आ गया। मान लो पहले से हेड हटाकर टेल लिख दिया, दूसरे पर हेड लिखे रहने दो। दूसरे पर आपने क्या करा, टेल लिख दिया, पहले पर हेड लिख रहने दो। ये आपके कितने हो गए, टोटल 4 आउटकम्स आ गए। अब यहां पर बात हो रही है एटमोस्ट, ध्यान से सुनना ये वर्ड। एटमोस्ट का मतलब होता है, इस वाले क्वेश्चन में आपकी ज्यादा से ज्यादा लिमिट फिक्स कर दी गई है। क्या बोला गया, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, उससे ज्यादा आपके पास अगर आते हैं तो उस कंडीशन को आप नहीं मानेंगे। ध्यान से सुन लेना, आपका क्या किया गया है, ज्यादा से ज्यादा वाली लिमिट यहां पर फिक्स कर दी गई है। अच्छा, कम में कोई आप कम कितना भी रख सकते हैं, बोला है ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपकी कम से कम की लिमिट यहां पर फिक्स नहीं की गई है ना, चाहे हेड आए नहीं तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने चाहिए, लेकिन यहां पर तो 2 हेड है, इसीलिए ये कंडीशन हमारी नहीं मानी जाएगी। इसमें एक भी हेड नहीं है, मैंने कहा था कम से कम वाली लिमिट नहीं लगेगी, तो इसका मतलब ये मान सकते हैं यहां पर एक हेड है, यहां पर भी एक हेड है, ठीक है। अब फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। यही क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। अब फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 आ रहे हैं, ठीक है, 3 हो गया। टोटल आउटकम कितने हैं, 4 है, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, 3/4 इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, ध्यान से देखें।
देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल्स चैप्टर का क्वेश्चन है और ट्राइंगल्स चैप्टर के अंदर से ये जो क्वेश्चन आया है ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से उस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, दोनों ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद होगी तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, और अगर याद नहीं होगी तो ये क्या होगा, क्वेश्चन में आप चक्कर खा जाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो यहां पर बात हो रही है एल्टीट्यूड्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ट्राइंगल्स होते हैं और वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो, किस किस के बारे में बात कर रहा हूं ध्यान से देखना, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट का रेशियो, ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, इन सभी का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अभी भी हमें क्या बोला गया है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अब आपको क्या करना है, इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा वो लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और इनकी जो एल्टीट्यूड्स होंगे, मान लो हमने यहां पर इसको बनाया एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है जो 90 डिग्री बनाता है ना, AM, और यहां पर क्या बनाया एल्टीट्यूड PN। इनका रेशियो भी तो हम इक्वल लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला, यहां देखो इन सभी का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहां पे हमने लिखा AM और यहां लिखा हमने PN। इनके रेशियो को क्या करना है, हमको यहां पर पुट कर देना है। अब यहां पर इसने क्या दिया हुआ है हमको, देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर जो है यहां पर, इसका स्क्वायर हमको दिया हुआ है। हमें उससे क्या काम है, स्क्वायर दे रखा है तो मैं आधा करके यहां पर लिख दूंगा। तो ध्यान से देखो, आधा करा तो मैंने क्या आ गया, 2 आ गया। PQ का स्क्वायर दे रखा है, आधा किया तो मेरे पास 3 आ गया। अब इसने पूछा है कि AM रेशो PN क्या होगा, तो मैंने ही तो अभी तो बताया आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पर ये 2:3 डी ऑप्शन है। ठीक है, हमें स्क्वायर दे रखा था, लेकिन हमें स्क्वायर से क्या मतलब है, हमें तो सिंपल रेशियो फाइंड करना था ना। तो मैंने यहां भी आधा कर दिया, आधा करते इसका आंसर आ गया, स्क्वायर हटा दिया, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखो, ये आपका आया है ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पर इसके लिए भी आपने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, आपको बीटा यहां पर फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखें, आपने पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये पढ़ा होगा आपने, है ना। तो इन दोनों रिजल्ट से ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ध्यान से देखो, मैंने यहां पर लिखा 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। पता है ना कैसे लिख सकते हैं यहां से। अच्छा, ये दोनों रिजल्ट आए कहां से, पता है ना आपको ये बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से दोनों रिजल्ट आए हैं। ठीक है, मैंने यहां पर इसकी जगह पर इसको पुट कर दिया, सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा मिलाकर क्या हो जाएंगे, 3 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये माइनस का 1 है, इसको उठा के उधर पुल पार फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 2 और 1 मिलाकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 3 को अगर मैं उठाकर इधर फेंकता हूं तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, मेरे पास 1 आ जाएगी।
अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी टेबल है उस टेबल के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है। आपको पता होना चाहिए 1 किसकी वैल्यू होती है। 1 वैल्यू होती है sin 90 की। किसकी वैल्यू होती है? sin 90 की। तो साइन स्क्वायर है, साइन से साइन कैंसिल, और यहां पर आपका ध्यान से देखो साइन स्क्वायर है, यहां पर साइन से साइन हो गया, तो बीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पर चेक करता हूं तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, तो बीटा की वैल्यू यहां से 90 आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां क्या लिखा हुआ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सभी। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर मान लो यहां पर डिनोमिनेटर की बात करें और वो डिनोमिनेटर भी किसका होना चाहिए? रेशनल नंबर का। तो उस डिनोमिनेटर के डेसिमल एक्सपेंशन यहां पर ये दे रखे हैं, तो उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे? ठीक है, ध्यान से देखना। आपको पता होना चाहिए कि जब रेशनल नंबर की बात होगी तो रेशनल नंबर में ये यहां पर ये दिया हुआ है 44.123। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है 44.123, और ये आपको पता होगा कि एक टाइम के बाद यहां पर खत्म हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? इसको हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, क्योंकि ये यहां पर खत्म हो गया। अब टर्मिनेटिंग नंबर में आपको पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किसकी फॉर्म में आते हैं? 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 और 5 की पावर की फॉर्म में ही यहां पर टर्मिनेटिंग नंबर के डिनोमिनेटर्स आते हैं। आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 का फंड यहां पर आपने पढ़ा होगा, तो ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रियल नंबर्स का। ठीक है, अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सब। यहां क्या लिखा हुआ है? द लाइन्स x इज इक्वल टू a और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू b। अगर इन दोनों को मैं प्लॉट करता हूं ग्राफ पर तो ये लाइंस कैसी होंगी? ठीक है, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, यहां पर ध्यान से देखना सभी। अगर मैं आपको x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाने के लिए कहूं तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे? ठीक है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप इनके ग्राफ बना रहे थे, 2,3, 0,2, -3,1, इनके ग्राफ बना रहे थे आप, -3, -1 या +1 कुछ भी रख सकते हैं। इनके ग्राफ आप प्लॉट कर रहे थे, लेकिन आपको ये ग्राफ मुझे नहीं पता कि आपको बताया है कि नहीं। तो ध्यान से देखना कि हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं ध्यान से देखेंगे सब। आपको पता होगा इधर प्लस नंबर होते हैं x एक्सिस पर, ठीक है, और इधर जो होते हैं वो x एक्सिस पर माइनस नंबर होते हैं। y एक्सिस पर ऊपर प्लस होते हैं, नीचे माइनस होते हैं। ठीक है, तो इसने कहा x इज इक्वल टू 2, y की इसने मुझे कोई वैल्यू नहीं बताई है। अब यहां पर देखिए मैं माइनस का 1 रख रहा हूं, माइनस का 2 रख रहा हूं, माइनस का 3 रख रहा हूं, प्लस का 1, प्लस का 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये जो पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, तो कैसे आप पता लगाएंगे? सबसे पहले आप x पर चलेंगे तो x के कोऑर्डिनेट आपने लिखा 2, फिर आप y पे चलेंगे तो y के कोऑर्डिनेट आपने लिखा 1। तो 2,1 आप कहेंगे कि सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट और बना देता हूं, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछता हूं, तो आप क्या कहेंगे? पहले यहां चलेंगे 2 पर, फिर ऊपर चलेंगे 2 पर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 2,2। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं, नीचे चलते हैं। मैं आपसे कहूंगा यहां वाले पॉइंट की, तो आप क्या लिखेंगे? 2, -1, क्योंकि पहले x पर चलेंगे फिर y पे चलेंगे। इस वाले पॉइंट की बात करूंगा तो 2, -2, ठीक है। इस वाले पॉइंट की बात करूंगा तो 2, -3, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करें कि इस पूरी लाइन पर ही x की वैल्यू क्या है? 2 है, जबकि y की वैल्यू क्या हो रही है? y की वैल्यू चेंज हो रही है। हमसे बोला गया है x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, तो ध्यान रखना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे बनेगा। तो सभी बच्चे देखेंगे, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ अगर आपसे बनाने के लिए कह दिया जाए तो आपको क्या करना है? यहां पर 0,
इधर x डैश, इधर x, यहाँ पे y और यहाँ पर y डैश। यहाँ पर आपने अगर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो x इज इक्वल टू 2 का जो ग्राफ होगा वो ये ग्राफ होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों होगा, मैंने आपको अभी इससे पहले समझा दिया है कि आप पूरी लाइन पर ही x की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ पूछ लूं तो ध्यान से देखो, 1 2 3, तो आपसे y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ पूछ लूं तो ये ग्राफ आपका y इज इक्वल टू 3 का होगा। ध्यान रखेंगे सब बच्चे, है ना। तो इसी तरीके से x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, a लिखा गया है, y की कोई भी वैल्यू हो सकती है क्योंकि b है। तो अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से ही तो बनेगा, और ये आपस में क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पर कट होगा। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा ग्राफ आंसर, कि इनके जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग आपको ग्राफ यहां पर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि एक पॉइंट है, कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं -5,6, ठीक है, और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस आपका पूछा गया है। आपको पता है कि ओ पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन होता है, उसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो कोऑर्डिनेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम किस फॉर्मूले से यहां पर निकालते हैं, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमने इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, अगर कोई डाउट है तो उस वीडियो को आप देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 x2 y1 y2 क्या है तो मैं बताऊं आपको, तो x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट्स को हम x और y से डिनोट करते हैं, दोनों को x y लिख दूंगा तो एक जैसे हो जाएंगे, इसीलिए हमने क्या किया, दोनों के अंदर 1 1 2 2 लिख दिया। जब भी कभी ऐसा हो जाए कि ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जाए तो आंख बंद करके आप क्या कर देना, सिंपल सा जो कोऑर्डिनेट दे रखा हो उसी का स्क्वायर कर देना भाई, सिंपल। ठीक है, यहां पर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे, दोनों को प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 61 का अंडर रूट आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहां देखो ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, ध्यान रखना अंडर रूट वाला ही टिक करना, यहां पर बिना अंडर रूट का भी दिया हुआ है तो ये अंडर रूट में होता है फॉर्मूला, इसीलिए आपको क्या करना है, अंडर रूट का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ध्यान से देखो सब, यहां पर लिखा हुआ है अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ध्यान रखो, जब भी कभी इस तरीके के वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है और इनमें से कोई एक लेटर चूज करने की बात होती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन कौन से लेटर हैं वो आप यहां पर काउंट कर लें, MATHE, अब दोबारा M आ रहा है, ध्यान रखना, तो दोबारा M अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर A आ रहा है, फिर A नहीं लिखेंगे, फिर T आ रहा है, फिर T नहीं लिखेंगे, I लिखेंगे और C लिखेंगे और S लिखेंगे। ठीक है, यहां पर कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 नंबर जो है वो मेरे फेवरेबल हैं, क्योंकि इनमें से क्या हो सकता है, कोई भी एक नंबर आ जाए वो मुझे मंजूर होगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। अब फेवरेबल तो मेरे को पता लग गया कि फेवरेबल कितने हैं, इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो वो आ जाएगा ऊपर, 8 आ गया। टोटल कितने हैं, किस में से चुना जा रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट्स, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, तो आपने यहां पर लिख दिया 26 होते हैं। इसको कैंसिल कर दिया होगा, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया होगा, ये 13 टाइम कैंसिल हो गया होगा, 4/13 इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स A इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको क्या ध्यान रखना है
कि कोई भी नंबर अगर कोई भी लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो उस लेटर को आपको 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ये क्वेश्चन आपके पास आया है। क्या क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। एक सर्कुलर व्हील है, इस सर्कुलर व्हील से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और वो भी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ध्यान से देखेंगे, आपकी बाइक के अंदर भी एक सर्कुलर व्हील लगा हुआ होगा, ठीक है, और जब वो यहां पर रोड पर मूव करता होगा तो रोड पर जो मूव कर रहा है वो क्या चीज मूव करती है, मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर जहां पर ये आप पेन चला रहे हैं ना, सिर्फ वही चीज हमारी रोड पर टच होती है। तो बच्चों इस चीज को क्या कहा जाता है, तो इस चीज को कहा जाता है सर्कमफेरेंस। ध्यान रखेंगे सब बच्चे। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई 2πr सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता लग गया। आपसे यह पूछा जा रहा है कि अगर उसने डिस्टेंस कवर की है 176, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, अगर उसने 176 डिस्टेंस कवर की है तो कितने चक्कर लगाए होंगे। तो ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला है लेकिन उस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। यह फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी इसको आपको क्या करा दूंगा, अभी मैं आपको इसको यहीं पर ही समझा दूंगा पूरे फॉर्मूले को। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे। यहां नीचे होता है सर्कमफेरेंस। ऐसा कैसे हुआ भाई, ये जब गाड़ी चल रही है तो एक गाड़ी जब एक कंप्लीट, मान लो यहां से स्टार्ट हुई और यहीं पर ही घूमकर वापस आ गया, तो इसे बोला जाता है 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर। ऐसे कितने चक्कर लगाएगा, ऐसे कितने चक्कर लगाएगा, ध्यान से देखना, ऐसे कितने चक्कर लगाएगा तब जाकर टोटल डिस्टेंस बनेगी, है ना। तो ध्यान से देखो, मैंने लिखा मान लो इसने n चक्कर लगाए और चक्कर किस पर बेस्ड है, तो आपने लिखा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, है ना। कितने रिवॉल्यूशंस बनाए मुझे नहीं पता, मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मेरे पास क्या निकल कर आता है, तो बच्चों इससे मेरे पास निकल कर आता है टोटल डिस्टेंस, है ना। जितने चक्कर काटेगा उसको हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो यहां पर n इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, क्या है टोटल डिस्टेंस 176 अपॉन सर्कमफेरेंस, आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आप सब जानते हैं बचपन से ही 22/7 होती है। r की वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है कि 0.7 जो है वो r की वैल्यू है। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से 40 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपका जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अपन, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड ने हमें दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को सभी को अच्छे से समझ लेना है बिल्कुल। और किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो हमारी वीडियोस आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो यहां क्या लिखा हुआ है, फिर से ट्राइंगल से रिलेटेड आया है क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल बना देता हूं मैं आपके सामने ABC, और इसके अंदर AB आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AC आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे क्या कहा गया है कि ये जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है, किस ट्राइंगल के सिमिलर है, वो ट्राइंगल आपको DEF बताया गया है। ठीक है, अब इस DEF ट्राइंगल के सिमिलर आपको कह दिया गया है और इसकी जो साइड्स हैं वो साइड आपको क्या दे दी है, यहां पर इसने 4 सेंटीमीटर दे दी है भाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ DEF। ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की आपको पेरीमीटर फाइंड करनी है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, तो सब बच्चे ध्यान से सुने। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, पहले तो ये बात पता कर लें। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ
ऑल साइड्स, ठीक, इसकी तीनों साइड्स का सम। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पेरीमीटर ऑफ एबीसी क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर 3 + 2 5, 5 + 2 7 और 7.5 जो होगा वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन वहीं मैं आपसे पूछूं कि बेटा डीईएफ का क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, डीईएफ में आपको एक ही साइड दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर नहीं निकाल पाएंगे। पर आपने अगर डीप नॉलेज ली होगी, आपने हर टॉपिक को ढंग से पढ़ा होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपको दो ट्राइंगल्स सिमिलर दिए जाते हैं, जब भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर दिए जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो, साइड्स का रेशो क्या होगा, आपको अभी बताया था मैंने, AB इज इक्वल टू AB अपॉन DE इज इक्वल टू, इसकी तीनों साइड्स को लिख दो यहां पे BC और यहां पर AC। इसी तरीके से इसकी तीनों साइड्स को लिख देता हूं DE, EF और DF। इन साइड्स का रेशो जो होगा वो ट्राइंगल के पेरीमीटर के रेशो के बराबर होता है। ध्यान से सुन लेना सब बच्चे, पेरीमीटर के रेशो के बराबर होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, हमें कौन सी साइड यहां पर दी हुई थी, तो आपने देखा कि हमें यहां पर BC और EF दी हुई है। इस वाले रेशो को लिखूंगा ओनली तो भी मेरा काम हो जाएगा। मैंने यहां लिखा BC अपॉन EF इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर ऑफ ABC कैसे निकालना है, तो इन तीनों को आप प्लस कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। क्या आएगा यहां पर 7.5 आएगा, ठीक है। और इसके साथ ही पेरीमीटर ऑफ DEF आपको निकालना है, तो आप यहां पर उसको मेंशन कर दें, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व होगा। BC की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, तो आपने कहा 2 है। EF की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, तो 4 दी हुई है। यहां पर 7.5 है, यहां पर पेरीमीटर ऑफ DEF है, ठीक है। इस 2 से इस 4 को कैंसिल किया, 2 टाइम्स हुआ। 7.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ये अगर उसके रिजल्ट्स, ये रिजल्ट किसके हैं कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमें क्या क्या चीज मिलती है, अगर वो रिजल्ट्स आपको याद होंगे तब जाके ही ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ध्यान से देखो, फिर से ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। आपने बीपीटी थ्योरम तो यहां पे पढ़ी ही होगी, बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम। क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम, अगर यहां पर ये दोनों साइड्स आपको पैरेलल दे रखी हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम बोलती है कि यहां वाली साइड का रेशो अपॉन यहां वाली साइड का रेशो इज इक्वल टू होगा इस वाली साइड के रेशो के बराबर और इन साइड्स के रेशो के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये तो हम जानते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम बोलती है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। लेकिन इस वाले रिजल्ट से हमारा काम नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, तो हमसे बोला है DE फाइंड करने के लिए। अब DE फाइंड करने के लिए बोला है तो बीपीटी थ्योरम के अंदर इन दोनों लाइंस से रिलेटेड कोई रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। अगर हमसे इन दोनों में से कुछ पूछा होता तो हम फिर भी बीपीटी थ्योरम अप्लाई करते, लेकिन अब क्या करेंगे, तो अब ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, हम क्या करने वाले हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं यहां पर दो ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन कौन से, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ये दो ट्राइंगल ले लिए मैंने। आपको ये दोनों पैरेलल बोला गया है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप जानते हैं कि जब पैरेलल होते हैं तो यहां वाले एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, तो यहां पर उसका जवाब लिखा हुआ है, एंगल ADE किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ABC के इक्वल हो जाएगा।
एंगल AED किसके इक्वल हो जाएगा? तो एंगल ACB के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो ये आपके पास जवाब है कि भाई ये कौन से एंगल हो जाएंगे? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि जब दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? बाय एंगल सिमिलैरिटी से उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे? सिमिलर कर देंगे भाई। तो ABC किसके सिमिलर हो गया? ट्राइंगल ADE के सिमिलर हो गया। और जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। क्या है दो रिजल्ट्स? ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यहां लिख देता हूं, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यहां पे लिख रहा हूं। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, मैंने यहां पर अगर AD लिखा है तो इसके साथ में मुझे AB लिखना पड़ेगा। मैंने यहां पर अगर AE लिखा है तो इसके साथ में मुझे AC लिखना पड़ेगा। और अगर मैंने यहां पर DE लिखा है तो इसके साथ में मुझे BC लिखना पड़ेगा। अब मुझे कौन कौन सी साइड्स दे रखी हैं? तो AD की बात करूं तो AD मुझे यहां पर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैंने 3 लिख दिया। AB की बात करूं तो 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, दोनों को मिला लूंगा तो 7 सेंटीमीटर यहां पर हो जाएगा। इन दोनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। DE की वैल्यू पूछी गई है तो मैं यहां पर DE को मेंशन कर दूंगा। BC की बात करें तो BC की वैल्यू हमें यहां पर 14 सेंटीमीटर दी हुई है, यहां पर मैं 14 सेंटीमीटर लिख दूंगा। 7 से इस 14 को कैंसिल कर दूंगा 2 टाइम्स, तो DE की वैल्यू क्या आ जाएगी? DE की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने यहां पर दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, और ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखने के बाद हमने जब वैल्यू पुट की तो हमारे को आंसर यहां पर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान में रखना है। यहां पर आपको tan बीटा की वैल्यू दी गई है 3, यहां पर 4 लिखा हुआ है, मैं उठा के इसको नीचे ले आया तो ये 3/4 आ गया। अब आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, ये आपने पढ़ा होगा। पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, tan थीटा तीसरा हो गया। इसका मतलब ऊपर किसकी वैल्यू दी हुई है? तो P की वैल्यू दी हुई है। नीचे किसकी वैल्यू दी हुई है? तो नीचे B की वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना, यहां से आपको P की वैल्यू कितनी मिल गई? तो आपने कहा सर 3 है P की वैल्यू, तो और B की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा यहां पर B की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब आपको क्या करना है? यहां से इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। एक तरीका तो यह है कि इसी तरीके से साइन बीटा कॉस बीटा की वैल्यू आप फाइंड कर लो। आप सब जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 4 आपको दिया हुआ है, तो आप ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा तो 5 यहां पर आ जाएगा। इसी से आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो सिंपल तरीका है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इन सभी को tan थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। अब tan थीटा की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो आप सब जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? तो आप कहेंगे सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो tan थीटा होता है। तो बस यहां पर साइन बीटा लिखा हुआ है, मैं अगर इसको कॉस बीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? मेरा काम हो जाएगा। तो कैसे होगा? ध्यान से देखो, यहां पर मैंने लिखा कोई भी काम एक साइड नहीं होगा, दोनों साइड होगा। आप ध्यान रखना, पुल के दोनों तरफ आपको वही काम करना पड़ेगा। यहां लिखा डिवाइड बाय कॉस बीटा बोथ साइड। आपने दोनों साइड जैसे ही डिवाइड किया, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। कैसे हुआ? ध्यान से देखो, साइन बीटा में कॉस बीटा का डिवाइड किया, tan बीटा बन गया।
कॉस बीटा में कॉस बीटा का डिवाइड किया तो 1 आ गया। इसी तरीके से इक्वल टू के उधर चले तो 4 tan थीटा tan बीटा आ गया, ठीक है, और प्लस का 3 आ गया। अब tan बीटा में क्यों चेंज किया तो बता दूं, tan बीटा की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, तो जैसी वैल्यू गिवन है वैसी की वैसी उठा के रख देता हूं। 3/4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस का 3। सॉल्व किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 में से 3 माइनस हो गया 0 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 आ गया तो 6 आ गया। 0/6 आंसर क्या आ गया भाई, 0 आ गया। ए ऑप्शन आ गया आपके पास, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है, 0। कैसे आया 0, में किसी को भी डिवाइड करोगे 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ये आपने निकाल दी। यहां पर रेशो में पूछी है इसीलिए यहां पर 0/6 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको कहां से मिला है अभी अभी बता देते हैं। ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है एक इक्वेशन आपको दी हुई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर जो है उससे एक क्वेश्चन आया है। यहां पर एक इक्वेशन आपको दी हुई है, माइनस का 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 2। अब ये पूछ रहा है कि दूसरी इक्वेशन क्या होगी अगर हम उसे डिपेंडेंट इक्वेशन कहेंगे। तो ध्यान रखना, इस डिपेंडेंट इक्वेशन अगर आपको बनानी है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाएं पूरी इक्वेशन को, आपकी डिपेंडेंट इक्वेशन बनती जाएगी, ठीक है। तो मान लो यहां पर मैं पहला नंबर देख रहा हूं तो मुझे सभी के अंदर 10 दिखाई दे रहा है, कुछ के अंदर प्लस है कुछ के अंदर माइनस है। अगर मैं +2 से मल्टीप्लाई करता हूं इस पूरी इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखो, माइनस का 10x प्लस का 14 आ जाएगा, यहां पर 14y और इज इक्वल टू में 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर इधर लाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 10x प्लस का 14y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इसी तरीके से अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, -2 और +2 से इसलिए कर रहा हूं बच्चों क्योंकि 5 को 10 बनाना है ना, अगर तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब -2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ध्यान से देखो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 14y हो जाएगा, और यहां पर माइनस का 4 आ जाएगा। उठा के इधर ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस का 14y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इन चारों में से जो इक्वेशन यहां पे नजर आ रही है वही हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, -10x वाली देख लेते हैं पहले। -10x माइनस का 14 दोनों में नहीं है, ना तो इसके अंदर है और ना ही इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये तो हो गई गलत, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर भी माइनस का लिखा हुआ है तो चेक कर लो, माइनस का 10x प्लस का 14 और प्लस का 4, तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन गलत हो गई है, ठीक है। यहां देखते हैं, 10x लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 4, ये देखो यहां पर दिख रही होगी आप। अगर उठा के इधर भी ले आता तो प्लस का 4 हो जाता, लेकिन यहां पर दिख तो ऐसा ही रहा है, लेकिन ये 14 का साइन चेंज है, इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, तो आप बता सकते हैं कि हमने -2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बस इसके अंदर। क्या दिमाग लगाना है, देखो यहां पर आपको बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो 1:1:2 में आपको दिए गए हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको क्या कर दिया जाता है, रेशो में दे दिया जाता है, तो आप क्या करते थे, बचपन से ही रेशो हटाकर x लग दिया करते थे। और एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम क्या हो जाता है, ट्राइंगल के 180 डिग्री हो जाता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। आप यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी
45 आ जाएगी। इनमें पुट करूंगा तो पहला एंगल 45, ए की वैल्यू, दूसरा एंगल 45, बी की वैल्यू, और तीसरा एंगल 90, सी की वैल्यू, क्योंकि तीसरा क्या है यहां पर 2x है। ठीक है, यहां पर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है, सेक ए, ए का मतलब क्या है 45 डिग्री है, कोसेक बी, तो कोसेक भी 45 डिग्री है, माइनस का tan ए, तो tan ए भी 45 डिग्री हो गया, और कॉट बी का मतलब हो गया बी की वैल्यू भी 45 है। ठीक है, ये 45 लिखा हुआ था। इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो आपको टेबल पता होनी चाहिए कैसे बनाते हैं, और बनाने के साथ अगर आपने लर्न कर ली तो फिर बहुत ही बढ़िया है, वरना क्या करेंगे, टेबल को बनाना सीख लें, वहां पर जाके रफ पेपर पे टेबल बना लें, उसमें से देख देख कर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर सेक 45 हमने वैल्यू रखी, तो सेक 45 की वैल्यू आपके पास √2 आ गई। 45 पर सभी की वैल्यू सेम होती है, सभी का मतलब साइन 45 कॉस 45 की सेम होगी, tan 45 कॉट 45 की सेम होगी, सेक 45 और कॉसेक 45 की सेम होगी, tan 45 और कॉट 45 की 1 1 होती है। माइनस कर दोगे, इनको काटोगे 1 आ जाएगा, इनको काटोगे 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, सबको पता लग गया होगा क्या किया। तो सबसे पहले यहां पर ए बी सी की वैल्यू हमसे निकलवाई, इसके लिए हमें ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी जाकर हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सॉल्व करेंगे तभी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखें, उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें क्या है, बी पर तो राइट एंगल दिया हुआ है, और tan ए की वैल्यू यहां पर आपको दी हुई है √3। आपको पता होना चाहिए कि tan के अंदर जो √3 वैल्यू होती है वो tan 60 की होती है। tan से tan कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, तो भैया a की वैल्यू आ गई है आपकी 60। a की वैल्यू 60 आ गई है, यहां a लिख देता हूं, यहां c लिख देता हूं, तो आपके पास a की वैल्यू 60 है, तो बचा कितना 30 डिग्री, तो c की वैल्यू 30 आ गई। अब यहां पर cos a cos c इन सब की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। cos a का मतलब हो गया 60 डिग्री, cos c का मतलब हो गया 30 डिग्री, माइनस साइन a का मतलब हो गया है आपका 60 डिग्री, और साइन c का मतलब हो गया है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है, जो cos 30 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है। तो ये सब आपस में कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 आंसर आ गया। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर इस बार आपको देखना होगा कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है। आप चाहते तो यहां से tan a के बाद cos a cos c sin a sin c की वैल्यू फाइंड करके इनके अंदर पुट करके भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, डायरेक्ट ही इसके अंदर एंगल्स के बेसिस पर वैल्यू रखी और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है। अब ये देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको ये लर्न होगा कि दो जब नंबर्स के बारे में बात की जाती है तो उनका एलसीएम और एचसीएफ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये फॉर्मूला है। यहां पर एलसीएम क्या दिया हुआ है, तो आपने लिखा 36 दिया हुआ है, एचसीएफ क्या दिया हुआ है, तो आपने लिखा 2 दिया हुआ है। दोनों नंबर में एक x दिया हुआ है, दूसरा 18 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर देंगे, 18 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा। दूसरा नंबर आपके पास आ गया निकलकर, x की वैल्यू 4 आ गई है, तो ये 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान से देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम। यहां पर अगर आपको a² की वैल्यू दी हुई है
तो आपसे a की वैल्यू पूछी जाती है तो आप क्या करते हैं, इसका अंडर रूट कर देते हैं। 23 का अंडर रूट आपको पता नहीं है तो आप उस पे से अंडर रूट हटा नहीं सकते, लेकिन 25 पता है आपको किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, तो उसका मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया। 23/5 जो आया है ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब रूट आ जाएगा तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी नॉलेज चेक करी थी, आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों गॉड ब्लेस यू, सेक्शन ए जो है वो आपका हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे के सेक्शन जब बनेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।